1 नवंबर 2022 सऊदी अरेबिया इंटेलिजेंस को एक खबर मिलती है कि ईरान उन पर फुल ब्लोन अटैक करने वाला है, वो भी सिर्फ 48 घंटों के अंदर। और ईरान का मुख्य टारगेट क्या है? सऊदी के वैल्यूएबल ऑयल रिजर्व्स। ईरान अपने पर खतर करते हैं, जिसके लिए इस वार के खतरे से अछारे के सारे गल्फ कंट्रीज रेड अलर्ट पर हैं। मिडल ईस्ट दुनिया का एनर्जी सप्लाई आता है। सो बस इमेजिन करो, इस एक जंग से पूरी की पूरी दुनिया पर कितना डिसास्ट्रस इंपैक्ट पड़ सकता है। और वो भी बस एक ऐसी जंग के वजह से जो शुरू ही हुआ था बस एक लड़की के बुर्का पहनने के सही तरीके के ऊपर। यस, दे मासा अमीनी केस। इसके बारे में शायद आपने पहले सुना भी होगा। करंटली ईरान में सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर पिछले 1 महीने से बड़े पैमाने पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्ट जिसमें 200 लोग से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उसमें 29 तो बच्चे थे। और ये सब कुछ शुरू हुआ जब 22 साल की एक ईरानी लड़की महसा को ईरान की स्पेशल रिलीजियस पुलिस फोर्स काल-दे मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने हिजाब करेक्टली नहीं पहना था, जो अनफॉर्चुनेटली ईरान के कानूनों के खिलाफ था। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस वजह से पुलिस ने महसा के अरेस्ट के दौरान उसके सर पर जोर से हमला किया था, जिसके वजह से अरेस्ट के 3 दिन बाद महसा की मौत हो गई। अब यह इंसिडेंट मानो ईरानी लोगों के लिए एक आई ओपनर का काम कर गया और इसके बाद सारे ईरानियंस मिलकर ईरान के रिग्रेसिव लॉज के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगे। लेकिन एक मिनट, इस पूरे सिचुएशन में सऊदी कहां से आ गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। ईरान का यह मानना है कि इन प्रोटेस्ट को भड़काने में सऊदी अरेबिया का हाथ है और प्लस ईरान सस्पिशियस है कि इस प्रोटेस्ट के वजह से उसे जो भी नेगेटिव मीडिया कवरेज मिल रही है उसके लिए भी सऊदी ही रिस्पॉन्सिबल है और इसके बारे में ईरान काफी सीरियस है। हाल ही में सितंबर 2022 में ईरान ने नॉर्दर्न इराक में रह रही कुर्दिश कम्युनिटी पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। अब इतने सीरियस अटैक के पीछे की वजह यह थी कि उन्हें ऐसा लगा कि वो भी इन प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस इंसिडेंट से हमें क्लियरली इंडिकेट होता है कि सऊदी और ईरान की जो राइवलरी है ये काफी टेंस हो चुकी है और दी वॉर इज वेरी मच एट रिस्क। बट बात यह है ना कि ये राइवलरी जो है ये अभी की नहीं है, बट असल में ये 16वीं सदी से चलती आ रही है। सऊदी की ईरान के साथ जो राइवलरी है इसकी शुरुआत हुई थी 1500 के दशक में। मैं बात कर रहा हूँ द शिया सुन्नी डिवाइड की। आप लोगों को पता ही होगा, इस्लाम रिलीजन में 2 मेजर सेक्ट्स हैं, शिया और सुन्नी। इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नीस का है। एक ही शिया सिर्फ अराउंड 10 से 13% ही है दुनिया में। अब सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है और ईरान ऑन दी अदर हैंड शिया मेजॉरिटी कंट्री है। अब हालांकि इनमें शिया सुन्नी डिवाइड तो 1500 से ही था, लेकिन फिर भी ये डिवाइड इन दोनों कंट्रीज में टकरार का मेजर कारण बना 1979 के बाद। जब से शुरू हुआ इन दोनों में एक रेस फॉर रिलीजियस सुप्रीमेसी। बात यह है ना, 1979 के पहले ईरान और सऊदी एक दूसरे के साथ काफी कॉर्डियल थे क्योंकि उनके बीच एक कॉमन लिंक था, दी यूएसए। 1960 के दशक में यूएस गल्फ रीजन के इन दोनों कंट्रीज, जो कि दोनों मेजर पावर्स थे, के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड कर रहा था। इनफैक्ट इन दोनों नेशंस के हेड्स भी यूएस बैकअप थे। लेकिन फिर ईरान में आए उनके शाह या लीडर मोहम्मद रेजा पहलवी। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो ईरान को वेस्टर्नाइज, सेक्युलराइज और मॉडर्नाइज करेंगे। इनफैक्ट इस पर तो उन्होंने इसके लिए सऊदी के किंग्स को भी खत लिख दिया था, ये बोल के कि प्लीज मेरे भाई मॉडर्नाइज हो जाओ, अपने देश को जरा सा ओपन करो, अपने स्कूल्स को कोएड बनाओ, औरतों को मिनी स्कर्ट्स पहनने की अनुमति दो, देश में डिस्कोर्स को शुरू करो, वरना मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप सऊदी पर कब तक रूल कर पाओगे। लिटिल डिड ही नो, ये तो उसी के साथ होने वाला था क्योंकि उनके नए आइडियाज उनके जनता को, उनके कंजर्वेटिव जनता को भाए नहीं और उन सभी ने मिलकर उसे सीट से निकालने के लिए शुरू कर दिया द फेमस इस्लामिक रेवोल्यूशन। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो सिर्फ ईरानी नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में फैल गया। अब इससे ईरान में तो शाह का ऑटोक्रेटिक रूल एंड हो गया और ईरान में शिया थियोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गई। बट फिर पावर में आ गए इस्लामिक रेवोल्यूशन के एक प्रोमिनेंट लीडर आयतुल्लाह खोमेनी। अब फ्रेंड्स, इस नाम को बिल्कुल याद रखना क्योंकि खोमेनी ईरान के एक बहुत बड़े रिलीजियस फिगर हैं और इन्होंने आते ही ईरान की आइडियोलॉजी पूरी की पूरी चेंज कर दी। खोमेनी चाहते थे ईरान को एक रीजनल सुपर पावर बनाना थ्रू शिया इस्लाम, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर के शिया मुसलमानों को यह संदेश दिया कि उन्हें भी अपनी सरकारों को जड़ से उखाड़कर उसके जगह पर ईरान की तरह एक शिया शासन एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इस संदेश की गूंज एक सुन्नी मेजॉरिटी देश सऊदी तक भी सुनाई दी।
क्योंकि अब तक तो लीडर ऑन द मुस्लिम वर्ल्ड का खिताब सऊदी ने अपने पास रखा था, बिकॉज बाकी के इस्लामिक देशों ने भी कहीं ना कहीं सऊदी को इस्लाम का गढ़ ही माना था, क्योंकि इस्लाम के दो होलीएस्ट प्लेसेस मक्का और मदीना सऊदी में ही सिचुएटेड हैं। सो जाहिर सी बात है, ईरान के इस्लामिक लीडर बनने के ये न्यू फाउंड एम्बिशन से सऊदी बहुत थ्रेटेंड फील करने लगा, और इसी थ्रेट को रिलीव करने के लिए सऊदी ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने उसके और ईरान के रिलेशंस हमेशा के लिए खराब कर दिए। वो स्टेप था ईरान इराक वॉर को फंड करना। सो हुआ ये कि खोमेनी के शिया डोमिनेंस वाले आइडिया से इराक में बैठी सुन्नी गवर्नमेंट भड़क उठी, क्योंकि इराक में सरकार तो सुन्नी थी लेकिन उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया थी। तो वर खोमेनी से इंस्पायर होकर सारे इराकी शिया सुन्नी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। तो बस इसी के चलते 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में इराक ने ईरान पर एक जंग छेड़ दिया। अब ये एक ऐसी जंग है जिसके घाव आज भी उनकी आवाम के बीच ताज़ा हैं। सद्दाम और खोमेनी के लालच, ताकत और सियासत के इस खेल ने पूरे ईरान इराकी बेल्ट को वार क्राइसिस में डाल दिया। बट ये दोनों ना ही पहले और ना ही आखिरी ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ह्यूमन इमोशंस को ट्रिगर करके उन्हें यूज करके एक वार या फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। अब सिमिलर पैटर्न्स देख सकते हो गल्फ वॉर, सिविल वॉर, वियतनाम वॉर आदि में। ज्यादा शिया पॉपुलेशन होने के बावजूद सुन्नी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। अब आप लोग सोचो, अभी एक बड़े रेवोल्यूशन से बाहर आया ईरान वॉर लड़ने के स्टेट में कैसे होता? 1 मिलियन से भी ज्यादा ईरानी मारे गए, ईरान के शहर तबाह हो गए और उसकी इकॉनमी आने वाले 30 सालों में गिरती ही गई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ईरान को पता चल गया था कि इस जंग में सऊदी का भी हाथ था और वो इराक को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था, और वो भी यूएसए के साथ मिलकर। सो यहीं से सऊदी और ईरान के बीच पनपी चिंगारी को हवा मिल गई। अब आ जाते हैं 2000 के दशक में, जब वक्त आ चुका था न सिर्फ रिलीजियस सुप्रीमेसी का बल्कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का। मतलब जैसे इंडिया और चाइना एशियन डोमिनेंस के लिए कम्पीट करते हैं, वैसे ही सऊदी और ईरान मिडिल ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस के लिए लड़ने लगे। और ये क्लियरली दिखने लगा आफ्टर द अरब स्प्रिंग ऑन 2011। 2011 के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में एक सीरीज ऑन ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस और आर्म्ड रिबेलियंस होने लगे। अब इस पूरे सिचुएशन का फायदा उठाया दोनों ईरान और सऊदी ने एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ने के लिए। आसान भाषा में अगर कहें तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के सारे शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि नंबर 1 यमन में हूथी रेबेल, नंबर 2 लेबनान में मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह और नंबर 3 सीरिया में प्रेसिडेंट बशर अल असद की गवर्नमेंट। और सऊदी ने ऑन दी अदर हैंड इन्हीं ग्रुप्स के ऑपोजिट खड़े सारे सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि नंबर 1 यमन की सुन्नी लीड गवर्नमेंट, नंबर 2 लेबनान की सुन्नी मेजॉरिटी गवर्नमेंट और नंबर 3 सीरिया में सुन्नी रेबेल। अब माइंड यू, ये सारा सपोर्ट प्रॉक्सी तरीके से हो रहा था, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर एक एग्जाम्पल से समझना हो तो आज की तारीख में यमन में 4 सालों से शिया हूथी रेबेल मूवमेंट चल रहा है अगेंस्ट यमन की सुन्नी गवर्नमेंट। अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब ईरान ने हूथीज में ऑन अपॉर्चुनिटी देख के उन्हें फंड करना शुरू कर दिया, और सऊदी ने भी गवर्नमेंट ऑफ यमन को मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया। सो नाउ द ओवरऑल पिक्चर इज रेड में मार्क्ड ग्रुप्स शिया ग्रुप्स हैं और दे आर ओनल बैक्ड बाय ईरान, और ग्रीन में मार्क्ड ग्रुप्स आर सुन्नी ग्रुप्स सपोर्टेड बाय सऊदी। सो बेसिकली ईरान और सऊदी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के थ्रू अपना बैटल ग्राउंड ऑलरेडी बना लिया है। इस राइवलरी का स्केल इतना बड़ा है कि पूरा मिडिल ईस्ट 2 ट्रूप्स में डिवाइड हो चुका है, एक प्रो सऊदी और दूसरा प्रो ईरान। सो आई होप अब आपको समझ गया होगा कि इस पूरे जंग की शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन जिस जंग में पूरी दुनिया के ऊपर इतनी भारी मुसीबत आ सकती है और गल्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी, मतलब इंडिया के ओनिल सप्लाई चेन्स आर इन डेंजर। अगर आपको इस प्रॉब्लम के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो रिकॉल करो द गल्फ वॉर ऑन ऑफ 1991। इस वार के दौरान यहाँ पर इंडिया में ओनिल प्राइसेस इतने बढ़ गए थे कि इंडिया ऑलमोस्ट ओनिल खरीदते खरीदते बैंकक्रप्ट हो गया था। और प्लस इस वार के वजह से कुवैत में फंसे 1 लाख इंडियंस को बहुत एफर्ट्स लेकर एयरलिफ्ट करना पड़ा था। सो अगर सऊदी ईरान वॉर होता है तो शायद इससे भी ज़्यादा इंडियंस वॉर के बीच में फंस जाएंगे और उन्हें रेस्क्यू करने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और अगर इंडिविजुअली देखें तो पहले बात करते हैं सऊदी अरब की।
सऊदी इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है विद अ टोटल ट्रेड वॉल्यूम ऑन ऑफ अबाउट $42 बिलियन, और इसमें मेजर इंपोर्ट होता है इंडिया में ओनिल का। एवरीडे सऊदी से 7.5 लाख बैरल्स ऑन ऑफ ओनिल इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। इसके अलावा 25 लाख इंडियंस सऊदी में रहते हैं जिनकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये लोग हमारे देश के लिए प्रॉफिटेबल भी हैं क्योंकि गल्फ में रह रहे इंडियंस इंडिया में अराउंड $36 बिलियन एनुअली भेजते हैं एज रेमिटेंस। अब ये सब देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया वॉर में सऊदी को सपोर्ट करेगा, तो लेट मी रिमाइंड यू कि ईरान भी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान के पोर्ट्स इंडिया को वेस्ट और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हैं। ईरान के थ्रू पास हो रहे हैं नॉर्थ साउथ के वजह से इंडिया पाकिस्तान वाला रूट फुली अवॉइड करके सेंट्रल और वेस्ट एशिया से इफेक्टिवली ट्रेड कर पाता है। ऑल्सो ईरान इंडिया के टॉप क्रूड ओनिल सप्लायर्स में से एक है, जहां ईरान से रोज 4.5 लाख बैरल्स ऑफ ओनिल इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया के कनेक्टिविटी और एनर्जी के नीड्स के लिए ईरान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट वेट, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि लकीली हाल ही में रशिया ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को सरपास कर लिया टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ओनिल सप्लायर। आज के तारीख में इंडिया का 22% ओनिल रिक्वायरमेंट तो सिर्फ रशिया से ही पूरा होता है। तो बेसिकली इंडिया किसी भी एक कंट्री पर अब ओवर डिपेंडेंट नहीं है, विच आई थिंक इज स्ट्रेटेजिकली ग्रेट फॉर इंडिया। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, अगर आगे चल के सऊदी ईरान का वार होता है तो इंडिया की डिप्लोमेसी किस कंट्री को सपोर्ट करेगी और इंडिया को किस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए? एंड इवन क्या इस वार से प्रोबेबली भारत में कुछ मेजर चेंज पड़ेगा? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।